हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। तो आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। देखिए, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर चलने वाले जो कुछ ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं उनके एग्जांपल्स आपको बताने हैं, वाटर के लिए और एयर के लिए यानी कि हवा में। तो आपके लिए बहुत इजी है ना। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो, ज़मीन पर क्या क्या जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हो व्हीकल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ट्रेन हो सकती है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बहुत ही ईजी है। आप लोग ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस में लिखेंगे, वो लिखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में। और क्योंकि हमसे केवल और केवल दो एग्जाम्पल्स ही पूछे गए हैं तो हम लोग कोई से भी दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ट्रेन एंड बस, या फिर आपका मन है तो आप कार भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट वाला आपसे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए पूछा गया है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं शिप, बोट, स्टीमर्स, है ना। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं इसको हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे शिप्स एंड बोट्स का। बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। और आप बताइए कि एयर ट्रांसपोर्ट्स में आप क्या क्या लिखना चाहते हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट में आप लोग लिख सकते हैं हेलीकॉप्टर, आप लोग लिख सकते हैं एयरप्लेन, है ना। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर इसका इजी सा एग्जाम्पल, पहले तो हेलीकॉप्टर और सेकंड एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एयरक्राफ्ट या फिर एयरप्लेन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया समझ में, है ना। इसके डायग्राम्स भी या फिर इसके जो पिक्चर्स हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। तो आप पूरे चैप्टर में ये पढ़ते आ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की क्लासेस में भी अपने पढ़ते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो कुछ डिफिकल्ट है क्या, इजी ही तो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखिए, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर्स। तो आपसे क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा गया है कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे। तो कितने होंगे, आप क्या कर देंगे, इजी है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 इंटू 1000 इतना मीटर्स। तो ये कितना मीटर हो गया, ये आ गया 5000 मीटर। तो आप यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज। अब आप झूले में बैठे हैं, जब आप झूले में बैठते हैं तो झूले में क्या होता है, आप आगे की तरफ जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर पीछे की तरफ आते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर ऐसा ही एक एक टाइम पीरियड के बाद होता रहता है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप रिपीट करते हैं उस मोशन को, और वो मोशन क्या कहलाता है, जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी सेम मोशन को रिपीट कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। तो इसका ये मतलब है कि जो बच्चा अगर झूला झूल रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ सीविंग मशीन इज। तो आपने कोई सीविंग मशीन देखी है, यानी कि सिलाई मशीन, जिसमें क्या होता है, आप निडल में क्या डालते हैं, धागा डालते हैं, है ना। आप अपनी मम्मी लोग की हेल्प करते होंगे, उसमें धागा डालते होंगे। तो वो क्या होता है, वहाँ पे कपड़ा रखा जाता है, फिर वो जब मशीन को चलाया जाता है तो निडल नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये वाला मोशन भी क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सेम टू सेम मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और उस मोशन को क्या बोलते हैं, पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, अभी इससे पहले भी पढ़ा है ना। तो वो मोशन भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन ही होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसका जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला हमारा क्वेश्चन है या पार्ट है उसका आंसर बताइए। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज।
अब किसी बाइसिकल का जो व्हील होता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर सेंटर पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इससे कुछ इस तरीके से ये व्हील बना होता है ना। तो इसका जो मोशन हो रहा होता है वो कैसा मोशन होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ही वो मोशन हो रहा होता है। तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व हो गए, अच्छे समझ में आ गए। आप इनको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। आपके घर में मशीन होगी कपड़े सिलने वाली, है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही आप झूले में तो बैठते ही होंगे, या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, है ना, तो वो बैठते होंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन हो रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में सेम टू सेम चीज़ ही, सेम टू सेम मोशन ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। साइकिल भी आपके पास में होगी, उसका व्हील देखिए, तो यहाँ पर सेंटर पर एक पॉइंट होगा और उस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ही क्या हो रहा होता है, वो मोशन होगा। और फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जब कोई मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये पूछा जा रहा है कि क्यों फुटस्टेप्स या फिर जो हम चलते हैं उनके थ्रू हम लोग लेंथ को मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, अ पेस और अ फुटस्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एज द साइज ऑफ फुट ऑफ 2 persons will be different from each other, so the distance measured will not be same। तो इसका क्या मतलब है, क्या आप समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लिया जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपसे बड़े होंगे, तो उनके जो फुट स्टेप्स हैं वो भी क्या होंगे, आपसे बड़े ही होंगे। इसका मतलब है कि अगर उनको कोई लेंथ या फिर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ठीक है, तो वो उसको कवर कर लेते हैं, मान लिया 3 स्टेप्स में। सेम डिस्टेंस को अगर आप कवर करते हैं, क्योंकि आपके जो फुट स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, छोटे होंगे अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में, तो आप उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे मान लिया 5 स्टेप्स में। अब सोचिए अपने किसी छोटे भाई या बहन के बारे में, या फिर आपके कोई जूनियर हो जो स्कूल में, जो कि आपसे भी बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, है ना, तो वो भी सेम जो डिस्टेंस होगी उसको कुछ ज़्यादा फुट स्टेप्स में कवर कर पाएंगे, मान लिया 8 स्टेप्स में वो कवर कर पाएंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो फुट स्टेप्स होंगे वो सबके अलग अलग के तरीके से वैरी करेंगे, है ना, हर पर्सन के अलग अलग तरीके से वैरी करेंगे, और जो लेंथ की मेजरमेंट होगी वो रिलायबल नहीं आएगी, वो हम लोग करेक्ट नहीं मान सकते हैं उसको, है ना। इसीलिए हम लोग पेस या फिर फुट स्टेप से लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो आपको इन लेंथ्स को बताना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर बढ़ते हुए क्रम में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पूरे चैप्टर में आप लोगों ने एक बात पढ़ी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो मैं इधर साइड से लिखती हूँ, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, है ना। सो इसका ये मतलब है कि जो 1 किलोमीटर है वो मीटर्स से तो क्या है, बड़ा है। ठीक है, और हमसे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 मीटर भी दिया गया है, तो यहाँ पर 1 मीटर लिख लेते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा है चैप्टर में कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है कि जो 1 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, फिर चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, यानी कि 10 मिलीमीटर्स। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर, क्योंकि जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर के कंपैरिजन में क्या है, लेंथ को मेजर करने की छोटी यूनिट है। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। उससे ज़्यादा बड़ा क्या है, 1 सेंटीमीटर। उससे बड़ा क्या है, 1 मीटर। और इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 1 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो आप यूनिट्स और उनका कन्वर्जन बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर में, है ना। तो आपको एक इंसान की हाइट दी गई है जो कि कितनी है, 1.65 मीटर। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
और 1 मीटर में अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर्स, यानी कि 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए 1.65 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, है ना। सो यहाँ पर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि जो ये पर्सन की हाइट हमें दी गई है 1.65 मीटर, अगर उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में आंसर होगा 165 सेंटीमीटर। अब हमें उसी को कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर में। तो 1.65 मीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मिलीमीटर से, है ना, क्योंकि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर 1650 मिलीमीटर। तो जो हाइट आपको दी गई थी पर्सन की 1.65 मीटर, उसमें 165 सेंटीमीटर्स होंगे अगर उसको कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में कितना आंसर आएगा, 1650 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन आया अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो देखिए, ये दिया गया है राधा का स्कूल और होम के बीच में डिस्टेंस, ये उसका होम है और ये उसका स्कूल है ना। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है, 3250 मीटर्स। इसे हमने कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, है ना। सो आप चैप्टर में क्या पढ़ते हुए आए हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब अगर आपसे बोला जाए कि 1 मीटर को लिखिए किलोमीटर में, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर, है ना। अब राधा की स्कूल से लेकर होम तक की डिस्टेंस कितनी है, 3250 मीटर। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर्स, तो 3250 मीटर्स में कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3250 इंटू 1/1000 किलोमीटर। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गई किलोमीटर्स में 3.25 किलोमीटर। डिवाइड करना तो आपको पता है ना, देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, है ना। और यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगेगा, तो 2 नंबर से पहले लगेगा, और जो पॉइंट है वो किधर साइड को शिफ्ट होगा, वो होगा लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट। ठीक है, या फिर आप एक जनरल डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, या फिर आप कैंसिल करते हुए भी कर सकते हैं अगर आप डिवाइड करना अच्छे से जानते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ गया है, 3.25 किलोमीटर, जो कि कितने मीटर्स में होता है, 3250 मीटर्स में होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. अब आपसे पूछा जा रहा है what is the length of the needle। तो एक सुई है, देखिए कुछ इस तरीके की मान लिया, इसको मेजर किया गया इसकी लेंथ को। अब हमें पता है जब भी हम किसी भी कोई भी अपने पास में मैटर होता है या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी थिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी होता है, उसकी अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल रीडिंग ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है 3.0 सेंटीमीटर से। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट की गई है। और जो इसका आखिरी एंड है वहाँ पर जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, तो वो आई है 33.1 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो अगर हमें इसकी लेंथ बतानी है तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल रीडिंग आई है उसमें से इस रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इस निडल की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखिए द लेंथ ऑफ द निडल equals to final reading minus initial reading। और वैल्यूज तो आपको पता ही है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। फाइनल रीडिंग कितनी है, 33.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, माइनस इनिशियल रीडिंग कितनी है, तो ये है 3.0 सेंटीमीटर। अब जल्दी से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करके कितना आया आपका आंसर, तो आपके पास में आंसर आएगा 30.1 सेंटीमीटर। तो यही है इस निडल की लेंथ। ठीक है, तो आया अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी पिक्चर्स यहाँ पर बाइसिकल की और फैन दोनों की है। आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, अपने रूम पे होंगे आप, आपके रूम पे फैन होगा है ना, उसको ऑन कर लीजिए। तो जब भी फैन चलता है और जो ये बाइसिकल का अगर हम लोग मोशन देखें, इसके व्हील को अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का जो मोशन है उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या एक जैसी चीज़ हो रही है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि क्या अलग अलग चीज़ इसमें हो रही है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ में अगर हम देखें तो बाइसिकल का जो व्हील होता है ना, तो वो भी मोशन करता है या रिवॉल्व होता है किसके अराउंड, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। इस फैन को अगर हमने ऑन कर दिया तो वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व होता है। और इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो सिमिलैरिटीज़ में आप यही लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, नोट कर लेते हैं कॉपी में। द ब्लेड्स ऑफ द फैन एंड व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट, बोथ हैव सर्कुलर मोशन अराउंड देयर फिक्स्ड पॉइंट्स। अब डिफरेंसेस में देखिए, मोशन ऑफ द बाइसिकल इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, चैप्टर में पढ़ा था, याद कीजिए। रेक्टिलिनियर मोशन का ये मतलब है कि जब भी ये बाइसिकल का व्हील चलना शुरू होगा या फिर मोशन में होगा तो ये बाइसिकल क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ही है रेक्टिलिनियर मोशन। जबकि जो मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन है वो क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन होगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में सेम टू सेम मोशन को क्या करेगा, रिपीट कर रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि रबर बैंड आपने देखा होगा, उसको आप खींचते हैं है ना, इलास्टिसिटी होती है उसमें, या फिर उसको स्ट्रेच किया जा सकता है ना, तो उसके थ्रू आप किन्हीं डिस्टेंस को मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? तो इस टाइप के किसी टेप से या फिर किसी रबर बैंड से अगर आप डिस्टेंस को मेजर करें तो आपके पास में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्यों आप बोलेंगे कि ये मेजरमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? आप इजीली दे सकते हैं। देखिए आप क्या बोल सकते हैं, एन इलास्टिक मेजरिंग टेप इज स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल। तो आपको पता है कि अगर कोई रबर बैंड है ना, उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है। तो अगर आप किसी रबर बैंड के थ्रू कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो आप सोचो कि आपने अभी उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया और इससे डिस्टेंस मेजर कर ली, हो सकता है बाद में आपके पास में मन हो या फिर कोई और सेम टू सेम डिस्टेंस को मेजर करे तो उसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर ले, तो क्या वो जो दोनों ही डिस्टेंसेस या लेंथ्स मेजर की गई हैं वो एक जैसी होंगी? नहीं होंगी। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से अगर रबर बैंड के थ्रू डिस्टेंसेस या लेंथ्स को मेजर किया जाएगा तो वो रिलायबल नहीं आएंगी, वो हर बार अलग अलग आ सकती हैं, इसीलिए उनको इस तरीके से मेजर नहीं किया जाता है, या फिर इलास्टिक मटेरियल के थ्रू डिस्टेंसेस या फिर लेंथ्स को मेजर नहीं किया जा सकता। तो आप क्या लिख सकते हैं, व्हेन द टेप इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ ऑल्सो चेंजेस। तो जितना भी आप स्ट्रेच करेंगे उसको, उसकी जो लेंथ है वो भी चेंज होती जाएगी, है ना। देयरफॉर डिस्टेंस मेजर्ड ऑल्सो चेंजेस, जिससे कि जो डिस्टेंस है वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, हर बार अलग अलग आएगी, है ना। दिस विल लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट, और इस वजह से जो मेजरमेंट्स होंगी वो अलग अलग आएंगी या फिर गलत आएंगी।
ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे आज के डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या बोला गया है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो इतनी सारी बार हमने इन क्वेश्चंस में भी पीरियोडिक मोशन को क्या किया, डिस्कस किया। चैप्टर में भी हम पूरा का पूरा पीरियोडिक मोशन और डिफरेंट टाइप्स के मोशंस को पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो इससे आप क्या क्या बता सकते हैं कि आप पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स में क्या क्या बोल सकते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसको रिवाइज करेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम में क्या हो, अगर कोई मोशन बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसी को आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, है ना। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई मोशन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ऐसा कौन कौन से एग्जाम्पल्स के थ्रू हो सकता है, तो आप सोचिए। देखिए अगर आप पेंडुलम देखेंगे या फिर आपने जो ये वॉल क्लॉक्स होती हैं वो देखी होंगी, है ना। तो उसमें एक इस टाइप का पेंडुलम लगा रहता है, ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है, इधर की साइड को आता है, इधर की साइड को जाता है, इधर की साइड को आता है, इधर की साइड को जाता है ना। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या होता रहता है, अपने मोशन को रिपीट करता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, यानी कि झूला झूलता हुआ कोई बच्चा, आप झूलते होंगे झूला, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, जब आप झूले में बैठे हैं तो आगे की तरफ जाएगा झूला, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर थोड़ी टाइम के बाद पीछे की तरफ आएगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, और यही मोशन क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। तो 2 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए। आप क्या बोल सकते हैं, पहला मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ अ स्विंग। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। एंड आई होप कि आपने आज का जो डिस्कशन है वो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे और खूब सारी प्रैक्टिस भी की होगी। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कुछ और एक्सरसाइजेस, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तब तक आप खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है।